हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन एसएससी में। आज हम बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल और बिहार एसआई की सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी के पहले टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को कवर करने जा रहे हैं। हमने इंडियन पॉलिटी के पहले टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टॉपिक को करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं, या क्वेश्चंस में जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आप अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। ऑप्शंस आर 9th December 1946, B 15th August 1947, C 26th November 1949 एंड D 26 जनवरी 1946। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस आंसर के लिए, 9th December 1946 को हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान किसके तहत आया था। ये कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में ही आया था, उसी के तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इसके मेंबर्स जो थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए गए थे। सबसे पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत बनी थी और इसके जो मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए गए थे। और इंडिया के पार्टीशन के बाद जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो 299 हुआ करते थे। और 299 हुआ करते थे जिसमें कि 284 मेंबर्स ने 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था। और आपको पता है कि पहली मीटिंग 9th December 1946 को हुई थी और फिर से दोबारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रीअसेंबल हुई थी वो अगस्त 14 1947 को रीअसेंबल हुई थी। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि पहला सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिनों में पूरी तरीके से बन गया था। ऑप्शंस गिवन हैं। ऑप्शन ए 2 साल 11 मंथ 18 दिन, 1 साल 10 मंथ 12 दिन, 2 साल 10 मंथ 5 दिन। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन गया था। कितने दिनों में बना था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीटली बन गया था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट हुआ था? डेट ऑफ अडॉप्शन आपको पता होना चाहिए। डेट ऑफ अडॉप्शन, या जिसे हम बोले पासिंग, या हम कह सकते हैं कंप्लीशन, वो कौन सी डेट थी? वो डेट थी 26 नवंबर 1949। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, जो पहला हमारा प्रियम्बल जो है वो उसमें ये डेट गिवन है। डेट ऑफ अडॉप्शन, पासिंग और कॉम्प्लीशन क्या है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। 2015 से हम हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में
सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में कितना टाइम लगा था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। January 26 was selected as a date for the inauguration of constitution because 26 जनवरी को ही एज अ डेट क्यों सेलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के इनॉग्रेशन के लिए। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस इन 1930। ऑप्शन बी है, ऑन द डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942। ऑन द ऑप्शन सी है, इट वाज considered to be an auspicious day। और ऑप्शन डी है, none of the above। तो हम इसके ऑप्शंस को हमने देखा, 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ये है कि कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज एन इंडिपेंडेंस डे इन 1930। दूसरा है, ऑन दैट डे द क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पता होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त को। किस दिन? 8 अगस्त को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से, ग्वालियर टैंक बॉम्बे से स्टार्ट किया गया था। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे, अब ये ऑप्शन भी यहाँ नहीं होगा। पहला ऑप्शन गिवन है कि द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। क्योंकि 1930 में क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन था 1929 का, जो सेशन हुआ था लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जिस सेशन के प्रेसिडेंट थे, इसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस ने लोगों से ये कहा था कि अब से हम 26 जनवरी को हर साल एज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। सो 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन के इनॉग्रेशन के लिए डेट क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि 1930 से ही कांग्रेस 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाती आ रही थी। और ये सबसे पहले कब इस बात का अनाउंसमेंट किया गया था? जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 का, जिसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन पास किया गया था। क्या पास किया गया था? पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन पास किया गया था। उसमें कांग्रेस ने लोगों से ये कहा था कि हम 26 जनवरी को हर साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई, ऑप्शंस गिवन है। ए है गवर्नर जनरल, बी है ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और डी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और पहली मीटिंग, जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा, पहली मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यूनानिमसली इलेक्ट कर लिया गया था। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस गिवन है,
A 26 नवंबर 1949, B 15 अगस्त 1949, C 2 अक्टूबर 1949 या D 15 नवंबर 1949। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो डेट ऑफ अडॉप्शन है, अभी हमने देखा डेट ऑफ अडॉप्शन या आप कह लें इसे कंप्लीशन या आप इसे कह लें डेट ऑफ पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है? वो है 26 नवंबर 1949। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950। यहाँ आपसे डेट ऑफ अडॉप्शन के बारे में बात की गई है, तो आप ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई, ऑप्शंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल या इंडियन पार्लियामेंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन देखा था। इसका भी आंसर ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और हमें पता ही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसी के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होके आए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होके आए थे इसके मेंबर्स, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी पहली मीटिंग, जैसा कि हमने अभी देखा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहले इसके टेम्पररी जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? परमानेंट प्रेसिडेंट 11 दिसंबर 1946 को इलेक्ट कर लिए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे पॉइंट्स को आप बिल्कुल याद रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो हर साल हम किस दिन को मनाते हैं। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 जनवरी और ऑप्शन डी है 15 अगस्त। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर को हर साल हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को ही 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मना रहे हैं। और कब से मना रहे हैं? 2015 से हम इस दिन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8, in which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? Options given है। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 एंड ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो हमें करेक्ट ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन से एक्ट के तहत ये प्रोविजन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 में कैलकटा के फोर्ट विलियम में एस्टैब्लिश किया गया। कैलकटा के फोर्ट विलियम में इस्टेब्लिश किया गया 1774 में। कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। और इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट हुए वो एक चीफ जस्टिस और तीन अदर जजेस अपॉइंट किए गए। जो चीफ जस्टिस बने थे 1774 में सुप्रीम कोर्ट के, वो थे एलिजा इम्पे। जो चीफ जस्टिस बने थे वो थे एलिजा इम्पे। 3 अदर जजेस जो थे
उनके नाम थे, पहले थे रॉबर्ट चैम्बर्स, रॉबर्ट चैम्बर्स। सेकंड जो थे उनका नाम था स्टीफन सीजर, स्टीफन सीजर लीमैटर। और तीसरे जज का नाम था जॉन हाइड, जॉन हाइड। सो 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। कौन से एक्ट के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया? इसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत इस्टेब्लिश किया गया और इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस अपॉइंट किए गए थे। जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे और जो 3 अदर जजेस अपॉइंट किए गए थे उनके नाम थे, पहला नेम था रॉबर्ट चैम्बर्स, दूसरा नेम था स्टीफन सीजर और तीसरा नेम था जॉन हाइड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। With reference to the establishment of Supreme Court, which of the statement is or are correct? सुप्रीम कोर्ट के रेस्पेक्ट में, के एस्टेब्लिशमेंट के रेस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट्स गिवन है। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा के फोर्ट विलियम में जो एस्टैब्लिश किया गया था, कैलकाटा के फोर्ट विलियम में कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था? फोर्ट विलियम में। वो कौन से एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया था? वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। सो पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है ली मैस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। जैसा कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में अभी पढ़ा, पहले जो चीफ जस्टिस थे वो सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। और 3 अदर जजेस भी उनके साथ साथ थे, रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर लीमैटर और तीसरे थे जॉन हाइड। सो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि ली मैस्टर जो थे वो चीफ जस्टिस नहीं थे, वो अदर 3 जजेस में थे। चीफ जस्टिस का नाम था सर एलिजा इम्पे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। कोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो ऑप्शन 1 सिर्फ करेक्ट है जो कि ऑप्शन ए में गिवन है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मैच लिस्ट 1 and list with list 2 and select the correct answer from the code given below। यहाँ मैचिंग करनी है हमें। लिस्ट 1 में कुछ पॉइंट्स गिवन है और लिस्ट 2 में एक्ट्स गिवन है, तो हमें बताना है कौन से पॉइंट्स या कौन से प्रोविजन कौन से एक्ट से मैच कर रहे हैं। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था? हमें पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश किया था कौन से एक्ट के थ्रू? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, उसके थ्रू। ऑप्शन बी देखेंगे हम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी हमने जैसा कि पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुआ था? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एस्टेब्लिश हुआ था और सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा के फोर्ट विलियम्स में 1774 में एस्टेब्लिश किया गया था। अंडर विच एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1774। ऑप्शन सी देखते हैं, द परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। इंग्लिश मिशनरीज को भारत में काम करने की परमिशन कौन से एक्ट के तहत दी गई थी? हमें पता होना चाहिए। ये काम जो है चार्टर एक्ट 1813 के तहत दिया गया था, इंग्लिश मिशनरीज को परमिशन इंडिया में काम करने का। ऑप्शन डी देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल में लॉ मेंबर का अपॉइंटमेंट जो है वो चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया था। और पहले लॉ मेंबर किसको बनाया गया था? पहला लॉ मेंबर गवर्नर जनरल के काउंसिल में ये बने थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो है पहले लॉ मेंबर बने थे गवर्नर जनरल के काउंसिल में। कौन से एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। सो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ए को आप मैच करेंगे 2 से, बी को मैच करेंगे 1 से,
सी को मैच करेंगे 3 से और डी को मैच करेंगे 4 से, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which of the following led to the introduction of English education in India? पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट 1 है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन बी है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और सी है ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर कि कौन सा कोड इसमें सही है इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया जो है वो इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू ही पहला प्रोविज़न रखा गया था कि हमें भारत में एजुकेशन पे, अंग्रेज़ों ने ही इसमें प्रोविज़न रखा था, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से ये प्रोविज़न रखा गया था कि इंग्लिश एजुकेशन के रिगार्डिंग इंडिया में 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज़ इंडिया में स्पेंड किया जाएगा, खर्च किया जाएगा किस पे, इंग्लिश एजुकेशन पे। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा है जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये पॉइंट भी सही है। और तीसरा पॉइंट है ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी, ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही हैं। सो करेक्ट जो कोड होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3, ऑल 3 आर करेक्ट here. Moving to the next question, question number 12. By which act the British Parliament had abolished the monopoly of East India's company's trade in India except tea and China? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड में ख़त्म की थी, कौन से एक्ट के थ्रू? सिर्फ और सिर्फ टी और चाइना को छोड़ के। ऑप्शंस गिवन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या चार्टर एक्ट ऑफ 1873। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 के चार्टर एक्ट से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था पूरी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ टी में ट्रेड कर सकते थे और चाइना के साथ ट्रेड करने की राइट थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बाकी और ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दी थी। कौन से एक्ट के थ्रू की थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जैसा कि हम जानते हैं चार्टर एक्ट जो है 1833 का, उसके तहत जो है इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में मैंडेटरी कर दिया गया था और इसी के तहत गवर्नर जनरल काउंसिल में लॉ मेंबर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और पहले लॉ मेंबर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया था। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड में कौन से एक्ट के थ्रू अबॉलिश की गई थी? ऑप्शंस है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड में ख़त्म कर दी थी। सिर्फ टी में ट्रेड कर सकते थे, टी ट्रेड की राइट थी उनके पास, और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते थे, चाइना के साथ ट्रेड कर सकते थे और टी ट्रेड में उनकी राइट मेंटेन थी। बाकी उनकी ट्रेड मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत जो है वो ख़त्म कर दी थी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत जो स्टेटमेंट्स हैं
उनको हमें देखना है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये स्टेटमेंट अभी हमने देखा है पिछले ही क्वेश्चन में कि ट्रेड मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत वो ख़त्म कर दी गई थी। सिर्फ और सिर्फ टी में ट्रेड कर सकते थे और चाइना के साथ ट्रेड करने की इजाज़त थी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी of the British Crown over Indian territories held by the company. It asserted the sovereignty over British Crown of the British Crown over the Indian territories held by the company. ये बिल्कुल सही बात है। जो ब्रिटिश क्राउन था उनकी संप्रभुता भारत के उन टेरिटरीज पे हो गई थी जो कंपनी के द्वारा हेल्ड की जाती थी, जो कंपनी के द्वारा जिन टेरिटरीज को गवर्न किया जाता था उन टेरिटरीज पे ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित हो गई थी इस एक्ट के तहत। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेवेन्यूज नहीं कंट्रोल किए जा रहे थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेवेन्यूज जो कंट्रोल किए जाएंगे वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत किए जाएंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो 1813 के रेस्पेक्ट में गलत हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, इसमें आप 1 और 2 को सही बताएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of the country? देश के एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों का शेयर कौन से एक्ट के थ्रू पॉसिबल हो पाया था? ऑप्शंस हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या डी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। अब जैसा कि हम जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में सेक्शन 87 के थ्रू, सेक्शन 87 के तहत जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इसी में ये प्रोविजन था कि कोई भी पर्सन भारत का हो या फिर ब्रिटिश क्राउन से रिलेटेड हो, उनको किसी भी पोस्ट से डिबार नहीं किया जाएगा। कंपनी के किसी भी सर्विस या पोस्ट से डिबार नहीं किया जाएगा। उनके रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट या फिर कलर के बेसिस पे उनको डिबार नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 87 में ये प्रोविजन था। कौन से एक्ट में? 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रोविजन था। क्या प्रोविजन था? कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिबार्ड on the basis of religion, place of birth या फिर कलर और डिसेंट। सो सेक्शन 87 के तहत जो 1833 के चार्टर एक्ट में था, इस बात की का प्रोविजन था कि किसी भी पर्सन को डिबार नहीं किया जाएगा रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ या कलर के बेसिस पे, वो पर्सन या इंडिया का हो या फिर ब्रिटिश क्राउन से रिलेटेड वो पर्सन हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 16, read the following statements with reference to the Indian Councils Act 1861 and chose the correct option। अब स्टेटमेंट्स क्या हैं? 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स के रिगार्डिंग जो है वो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकम 7। 1861 के एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके टोटल मेंबर्स 7 हो गए थे। पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द लेजिस्लेटिव वर्क number of additional members could be minimum of 6 and maximum of 12। और थर्ड स्टेटमेंट है नो डिफरेंशिएशन was made between state and central subjects।
तो ये तो बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया था स्टेट और सेंट्रल सब्जेक्ट्स के अंदर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के तहत। और पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे जिसमें कह रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकम 7, ये स्टेटमेंट गलत है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसमें वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको एक तरीके का मिनिएचर कैबिनेट बना दिया गया था। क्या बनाया गया था? मिनिएचर कैबिनेट बनाया गया था और इसमें पोर्टफोलियोज असाइन कर दिए गए थे, पोर्टफोलियो सिस्टम असाइन किए गए थे। 5 मेंबर्स हुआ करते थे, पांचों मेंबर्स को अलग अलग पोर्टफोलियो, जैसे कि रेवेन्यू, फिनेंस, लॉ, होम और मिलिट्री, ऐसे 5 पोर्टफोलियोज असाइन कर दिए गए थे, जिसमें कि और उन सारे पोर्टफोलियोज के जो हेड होते थे वो मिनिस्टर्स होते थे जो कि गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। 1874 में पहली बार जो है 5 मेंबर्स के बाद एक छठा मेंबर ऐड किया गया था गवर्नर जनरल के काउंसिल में, जो कौन सा पोर्टफोलियो देखता था? जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो देखता था। तो टोटल 6 मेंबर्स हुआ करते थे। इसमें पहले स्टेटमेंट में इसमें दिया हुआ है कि द टोटल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकम 7, तो ये गलत होगा, 7 नहीं 6 थे। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं कि फॉर लेजिस्लेटिव वर्क द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स कुड बी मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम ऑफ 12। बिल्कुल सही बात है। लेजिस्लेटिव वर्क के लिए मिनिमम 6 पर्सन और मैक्सिमम 12 पर्सन हो सकते थे, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। और ये भी जो होते थे वो नॉमिनेट कौन करते थे? वाइसरॉय ही इनको नॉमिनेट करते थे 2 साल के लिए। वाइसरॉय नॉमिनेट करते थे 2 सालों के लिए। तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 पर्सन हो सकते थे लेजिस्लेटिव वर्क के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 2 एंड 3। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है, तो हम 2 और 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रीड the following statements with respect to the Indian Councils Act of 1892 and chose the correct option. So 1892 के रेस्पेक्ट में, जो 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था उसके रेस्पेक्ट में हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और जो करेक्ट स्टेटमेंट है उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट है इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 20 जून 1892। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 20 जून 1892। तो जैसा कि आपको पता है जो 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था वो इस दिन 1892 को 20 जून के दिन इसको पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इस दिन ये पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जबकि ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट जो हुआ था वो 1893 में इम्प्लीमेंट हुआ था। सो पहला स्टेटमेंट तो इसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था ये इस दिन पास हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट हम गलत मानेंगे। सो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा हमारा। स्टेटमेंट 2 है कि आउट ऑफ द टोटल 24 मेंबर्स 5 वेयर नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स। जो टोटल 24 मेंबर्स थे उनमें 5 जो थे वो क्या थे? नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स हुआ करते थे। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 मेंबर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स नहीं थे, 6 मेंबर्स नॉन गवर्नमेंट मेंबर थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत होगा। मेंबर्स वर थर्ड स्टेटमेंट है मेंबर्स वर गिवन राइट्स टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो मेंबर्स थे उनके पास सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की राइट बिल्कुल नहीं थी। उनके पास सिर्फ बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने की या बजट के डिस्कशन की राइट थी। बजट के डिस्कशन की राइट उनको दी गई थी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के तहत। और जो वो क्वेश्चंस पूछ सकते थे बजट से रिलेटेड उसके लिए भी उनको 6 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता था। सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस तो वो नहीं पूछ सकते थे। बजट से रिलेटेड जो वो क्वेश्चंस पूछ सकते थे उसके लिए 6 डे का प्रायर नोटिस देना पड़ता था, ये बात भी ध्यान रखना है।
तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है। और बट यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है जो इस तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रख के किया गया हो। सो हम यहाँ पे देख लेंगे तो तीनों क्वेश्चन में भी ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 का। तो यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो तीनों गलत स्टेटमेंट्स हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। जैसा कि अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के तहत इंडियंस को बजट डिस्कस करने के लिए, बजट पे डिस्कशन के लिए राइट दी गई थी। और बजट पे डिस्कशन करने के लिए राइट दी गई थी। बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछ सकते थे उसके लिए 6 डेज के का प्रायर नोटिस देना पड़ता था। और बट हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। सो कौन से एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर मिली थी बजट डिस्कस करने के लिए? ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन से एक्ट के थ्रू कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन डाला गया था ब्रिटिश इंडिया में? ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, ऑप्शन बी है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ऑप्शन सी है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जिसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दिया गया था, किसको? मुस्लिम्स को। वो सबसे पहले इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के तहत दिया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे उस समय, और मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। और इसी एक्ट के तहत पहली बार जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन डाल दिया गया था। और यही एक्ट अल्टीमेटली भारत के डिवीजन में भी, भारत के पार्टीशन में भी इसी एक्ट को हम देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से एक सेपरेटिज्म का बीज जो बो दिया गया था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। seed of separatism was sown, seed of separatism was sown through this act। कौन सा एक्ट? 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। The Act of 1909 was associated with introduction of separate electorate, decentralization, diarchy या फिर legislative council। So correct answer जो इस ऑप्शन के इस क्वेश्चन के लिए होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सो 1909 का जो एक्ट था वो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए जाना जाता है, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन इस एक्ट के थ्रू ही डाला गया था। और 1909 के ही एक्ट को हम क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड? कौन से एक्ट के तहत भारत में फेडरल कोर्ट क्रिएट किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या नन ऑफ द अबव? तो हमें पता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं कि जो फेडरल कोर्ट है भारत में, फेडरल कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फेडरल कोर्ट का प्रोविजन किया गया था। और फेडरल कोर्ट जो है हमारा 1 अक्टूबर, जैसा कि हम जानते हैं 1 अक्टूबर 1937 को
फेडरल कोर्ट फॉर्म हुआ था भारत में, और वो किस एक्ट के तहत हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। और इस फेडरल कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर मॉरिस गॉयर। सर मॉरिस गॉयर पहले चीफ जस्टिस बने थे जो इस फेडरल कोर्ट के। और ये फेडरल कोर्ट कब बना था? 1 अक्टूबर 1937 को बना था। किस एक्ट के प्रोविजन के अंडर बना था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन के अंडर बना था। ऑप्शंस जो गिवन है वो इंडियन काउंसिल एक्ट है, नहीं होगा ये ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? जैसा कि अभी हमने इसी क्वेश्चन में देखा, फेडरल कोर्ट कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? फेडरल कोर्ट 1937 को में फॉर्म हुआ था, 1 अक्टूबर को। लेकिन कौन से एक्ट से फॉर्म हुआ था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस के अंडर फॉर्म हुआ था। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है किस ईयर में फॉर्म हुआ था फेडरल कोर्ट, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है फेडरल कोर्ट 1 अक्टूबर 1937 को फॉर्म हुआ था। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन बी 1937। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 23, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल? सेंट्रल लेवल पे डायरकी कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? तो हमें पता है सेंट्रल लेवल पे सबसे पहले डायरकी का जो कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। डायरकी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन से एक्ट के थ्रू आया था? तो ये हमें पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत जो है जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, पहली बार डायरकी जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई थी। कौन से लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई थी? प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। डायरकी का सिंपल मतलब है जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में। डायरकी का सिंपल यहाँ मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था। क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था सब्जेक्ट्स को प्रोविंसेस में। जो प्रोविंसेस में जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया था और इसी को हम डायरकी कहते हैं। पहली बार डायरकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आई थी और ये प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी आई थी। तो इसका जो बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी को सेंट्रल लेवल पे पहली बार लाया गया और प्रोविंशियल लेवल पे अबॉलिश कर दिया गया। सेंट्रल लेवल पे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया। सो हमारे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि सेंट्रल लेवल में डायरकी कौन से एक्ट के थ्रू आई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू आई थी। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि प्रोविंशियल लेवल पे कौन से एक्ट के थ्रू आई थी, तब हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सेलेक्ट करते। बट इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप द डायरकी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेंट्रल लेवल पे डायरकी सिस्टम कौन से एक्ट के थ्रू आया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू आया था। डायरकी जो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स थे, हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डायरकी को पहली बार सेंट्रल लेवल में इंट्रोड्यूस किया गया, ये पहला फीचर था। और ये प्रोविंशियल लेवल में जो डायरकी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, उसको अबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट में। और उसको अबॉलिश करने के साथ ही जो सेंट्रल लेवल पे डायरकी आई थी, इसमें सेंट्रल सब्जेक्ट्स को जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे उनको जो है ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो होते थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ और फीचर्स थे, जैसे कि सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन जो है,
ऑल इंडिया फेडरेशन इसी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑल इंडिया फेडरेशन के तहत जो पूरा इंडिया था उसे ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें डिवाइड किया गया था। तो दूसरा फीचर था ऑल इंडिया फेडरेशन का। पहला फीचर था डायरकी एट सेंट्रल लेवल। उसके बाद भी और कुछ फीचर्स थे, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुपरमेसी को पूरी तरीके से इंटैक्ट रख दिया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही बर्मा सेपरेट हुआ था। बर्मा एक सेपरेट कंट्री बनी थी 1935 के ही इस एक्ट से। कौन से ईयर में सेपरेट हो गई थी वो इंडिया से? 1937 में वो सेपरेट हो गई थी। और चौथा फीचर जो इस एक्ट के थ्रू आया था वो ये कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल हुआ करती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल हुआ करती थी, उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हमने अभी पढ़ा है पिछले ही क्वेश्चन में कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भी स्टैब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1937 को, जिसमें सर मॉरिस गॉयर जो थे पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे। और फिर एक और प्रोविजन था इसमें कि एक सेंट्रल फेडरल बैंक भी स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और ये सेंट्रल फेडरल बैंक को ही हम बाद में क्या कहते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो फीचर्स थे मैं एक बार फिर से आपको वो डिस्कस कर देता हूँ। पहला फीचर सेंट्रल लेवल पे डायरकी को लाना और प्रोविंशियल लेवल से डायरकी को हटाना। डायरकी का सिंपल मतलब यही है कि जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे उनको दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थोड़े लेसर इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स थे। नेक्स्ट प्रोविजन ये डाला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कि इंडिया को ऑल इंडिया फेडरेशन के रूप में देखा जाने लगा। ऑल इंडिया फेडरेशन दो पार्ट में थे, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। थर्ड प्रोविजन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डाला गया वो ये कि बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया अप्रैल 1937 में। किस बर्मा को कब सेपरेट किया गया? अप्रैल 1937 में। इसी एक्ट के थ्रू सब सेपरेट किया गया। पांचवा प्रोविजन ये डाला गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे उनकी काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया है इस प्रोविजन, इस एक्ट के प्रोविजन के थ्रू। और फिर फेडरल कोर्ट को भी स्टैब्लिश किया गया था इस एक्ट के थ्रू, जो कि 1 अक्टूबर 1937 को स्टैब्लिश हुई थी। फिर एक सेंट्रल फेडरल बैंक को भी स्टैब्लिश किया गया। सेंट्रल फेडरल बैंक इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है। और बाद में हम उसी सेंट्रल फेडरल बैंक को आरबीआई के रूप में जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कि डायरकी सिस्टम सेंट्रल लेवल पे कौन से एक्ट के थ्रू सेटअप की गई थी? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू सेटअप की गई थी। होपफुली आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। और जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स आपको बताए हैं जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following are the principal features of Government of India Act 1919? Government of India Act 1919 के तहत कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो प्रिंसिपल फीचर्स हैं, ये आपको बताना है। और जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है कोड के फॉर्म में। पहला स्टेटमेंट गिवन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। डायरकी का इंट्रोडक्शन मतलब जो प्रोविंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको दो भागों में बांट देना, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। डायरकी का इंट्रोडक्शन यही कहलाता है। और डायरकी पहली बार गवर्नमेंट में प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये आया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के तहत, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसमें सिखों को, इंडियन क्रिश्चियंस को
यूरोपियंस को और एंग्लो इंडियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट में ऐड कर लिया गया था, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन इस एक्ट के थ्रू नहीं हुआ था, वो 1909 के एक्ट के थ्रू हुआ था। सो स्टेटमेंट 2 गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का डिवोल्यूशन सेंटर के द्वारा प्रोविंसेस में, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1 एंड 3। सो 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। हमसे यहाँ पूछ रहा है डायरकी का मतलब क्या है। ऑप्शंस गिवन है। डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन सी है हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर्स, 1 इन लंदन एंड 1 इन दिल्ली। ऑप्शन डी है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इन 2 कैटेगरीज। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा है, डायरकी का मतलब होता है जो सब्जेक्ट्स हैं प्रोविंसेस के, उनको 2 पार्ट्स में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। कौन कौन सी कैटेगरी? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की कैटेगरी और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स की कैटेगरी। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व्ड सब्जेक्ट की कैटेगरी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट were divided into reserved and transferred subjects. Which of the following were treated as reserved subjects? जैसा कि हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू डायरकी का कॉन्सेप्ट प्रोविंस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। प्रोविंसेस में डायरकी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके तहत सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स जो होते थे वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती थी, वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे, और ट्रांसफर्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स लेसर इंपॉर्टेंस कैटेगरी के सब्जेक्ट्स होते थे। जैसा कि हमें पता है कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, यानी जो रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट्स थे, वो क्या क्या थे? जेल, जस्टिस, पुलिस, इरिगेशन, ये सारे रिजर्व कैटेगरी में आते थे। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। जो लेसर इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट थे, यानी ट्रांसफर्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स थे, वो क्या क्या थे? वो थे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सारे ट्रांसफर्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स थे। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, वो क्या क्या थे? जैसा कि मैंने आपको बताया, जेल, जस्टिस, पुलिस, इरिगेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट यानी रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट्स थे। हमें रिजर्व कैटेगरी ही बताना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये रिजर्व कैटेगरी का सब्जेक्ट था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये ट्रांसफर्ड कैटेगरी का सब्जेक्ट था, ये लेसर इंपॉर्टेंस वाला, ये नहीं होगा। थर्ड है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू भी जो है वो रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट था। पुलिस फोर्थ है, पुलिस भी जो है वो रिजर्व कैटेगरी का सब्जेक्ट था। तो इससे हमें समझ में आता है कोड से कि सेकंड जो है वो गलत है, वो ट्रांसफर्ड का होगा। पहला, तीसरा और चौथा जो है वो रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट्स होंगे। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट आंसर होगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच एक्ट एस्टैब्लिश्ड द डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम कौन से एक्ट के थ्रू आया था? तो हमें बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू डायरकी सिस्टम प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी सिस्टम में जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, डायरकी सिस्टम में जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। रिजर्व्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। ट्रांसफर्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स थोड़े लेसर इंपॉर्टेंस कैटेगरी के सब्जेक्ट हुआ करते थे, ये हमने देखा। और रिजर्व कैटेगरी के सब्जेक्ट्स में जैसा कि हमने पढ़ा, जेल,
जस्टिस, पुलिस, इरिगेशन और लेसर इंपॉर्टेंस यानी ट्रांसफर्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स में हमने देखा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए थे। तो ये जो डायरकी का कॉन्सेप्ट था वो प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा। नंबर 29, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल पहली बार कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया था? ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमें पता है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी और बाई कैमरलिज्म जो है वो इंडियन लेजिस्लेचर यानी सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बाईकैमरलिज्म में दो हाउस बना दिए गए थे, एक था काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम अपर हाउस कहते हैं और दूसरा बनाया गया लोअर हाउस जिसे हम कहते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सो जो बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following acts introduced a bicameral legislature at the center? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में कौन से एक्ट के थ्रू आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मॉन्टेगो-चेमफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 recommended granting voting rights to all women above the age of 21. नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1919 में ऑल इंडिया वुमन डेलीगेशन, ऑल इंडिया वुमन डेलीगेशन चेम्सफोर्ड जो कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे उनसे मिलने जाती है। किनकी अध्यक्षता, किनकी अगुवाई में? श्रीमती सरोजनी नायडू की अगुवाई में। और वो अपनी बातें रखते हैं, वो महिलाएं अपनी बातें रखती हैं, वो इलेक्शन में पार्ट लेना और इलेक्शन में खड़े होने की बात करती हैं, लेकिन उनको वहाँ से निराशा मिलती है। उनको ये प्रोविज़न जो है मॉन्टेगो-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में नहीं डाला जाता है और उनको अलाउ नहीं किया जाता है इलेक्शन में खड़े होने के लिए, इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। मॉन्टेगो-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था 1919 का, उसमें वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दी जाती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। जैसा कि हम जानते हैं कि 1909 के गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल्स एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न डाला गया था, जिसके तहत मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड किया जाता है और सिख, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न उसमें भी डाला जाता है और इसमें इनको एक्सटेंड करके दिया जाता है वोटिंग राइट्स। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि जो शेड्यूल कास्ट थे उनको, लेबरर्स को और महिलाओं को, वुमेन्स को सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविज़न के तहत ही डाला जाता है। इनके लिए भी सीट रिजर्व की जाती है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है महिलाओं को रिजर्व सीट मिलती है लेजिस्लेचर में, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो जो हमारे कोड्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग ओनली ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है इस स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32,
with reference to the Indian civil services, which of the following statements is are correct? इंडियन सिविल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। स्टेटमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। और सेकंड है, in the Indian civil services in 1941 the percentage of Indians was more as compared to the Europeans। तो पहला स्टेटमेंट जैसा कि हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, जिसे हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, एक सेपरेट एग्जामिनेशन इंडियन सिविल सर्विसेज का भारत में कराने की मांग की गई थी और इसका ये प्रोविजन भी इसमें डाला गया था इसमें। तो ये पहला स्टेटमेंट जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट हमसे ये बोला जा रहा है, और जो ये एग्जामिनेशन था सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद में सबसे पहले भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हुआ था और उसके बाद फिर ये दिल्ली में भी कराया गया था। और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इसका प्रोविजन किया गया था सेपरेट एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडियन सिविल सर्विसेज in 1941 the percentage of Indians was more as compared to Europeans। भारतीयों की जो प्रतिशत थी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पार्ट लेने की वो यूरोपियंस से ज़्यादा हो गई थी 1941 में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ने से पहले कुछ और पॉइंट्स मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा कि जो चार्टर एक्ट आया था, जैसा कि हम जानते हैं चार्टर एक्ट जो 1833 में आया था उसमें भी सेपरेट एग्जामिनेशन कराने की बात की, सॉरी 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें भी सेपरेट एग्जामिनेशन कराने की बात की गई थी सिविल सर्विसेज के लिए। और उसी के तहत 1855 में सबसे पहले सेपरेट एग्जामिनेशन कराया गया था सिविल सर्विसेज के लिए, लंदन में कराया गया था वो एग्ज़ाम। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू जो है सेपरेट एग्जामिनेशन इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए जो कराया गया था वो पहली बार भारत में कराया गया था और भारत में भी उसे सबसे पहली बार इलाहाबाद में और फिर बाद में दिल्ली में कराया गया था। तो इस बात को भी याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 1941 में जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था उसमें भारतीयों की प्रतिशत जो है यूरोपियन से वो ज़्यादा थी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, by which of the following acts the system of chamber of princes with 120 members was created? ऑप्शंस गिवन है, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1793, एक्ट ऑफ 1909 या चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सिस्टम जिसमें 120 मेंबर्स होते थे ये कब कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था? तो हमें पता होना चाहिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू क्रिएट किया गया था। और इसी के तहत जो है जो उस समय किंग यानी एम्पेरर हुआ करते थे जॉर्ज 5, उन्होंने जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्रिएट किया था जिसके तहत जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर हुआ करते थे उनको इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो 120 मेंबर की चैम्बर ऑफ प्रिंसेस थी इसमें अपने बात को रखने का मौका दिया जाता था। सो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो कॉन्सेप्ट था जो 120 मेंबर्स का था वो कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस of the Central Legislative Assembly was or were held under the Government of India Act 1919। तो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं 1926, 1937, 1945। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा। 1926 में भी इलेक्शन हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू और उन सबसे लास्ट इलेक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू हुआ था वो 1945 में हुआ था। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज हेल्ड? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, 2 साल हुए थे 1926 और 1945, आखिरी जो है वो 1945 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36,
द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ relic of which act? ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस इशू करने का रेलिक है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू मिला था। सबसे पहले गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, 1861 का जो हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था उसमें ये प्रोविजन गवर्नर के पास हुआ करता था कि वो बिना अपने काउंसिल के रिकमेंडेशन या फिर कंसल्टेशन के बिना ही वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, बट वो ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता। और सबसे पहले ये 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में आया था और फिर इसका प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया कि जो ऑर्डिनेंस थे वो प्रोमलगेट किए जा सकते हैं गवर्नर जनरल के द्वारा विदाउट कंसल्टिंग देयर काउंसिल्स, बट फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स ओनली। सो प्रेसिडेंट के पास भी, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास भी ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकते हैं और इसका प्रोविजन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही मिला था। प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस इशू करने का जो प्रोमलगेशन जो है, वो ऑर्डिनेंस इशू करने की जो ताकत है वो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलती है? आर्टिकल 123 के थ्रू मिलती है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of that is 37, which of the following acts introduced principle of constitutional autocracy? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कौन से एक्ट के थ्रू आया है? ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो प्रिंसिपल ऑटोक्रेसी का जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी जो है वो सबसे पहले हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल लेवल पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का प्रिंसिपल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू किया गया था। बाद में उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी सेंट्रल लेवल पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया और प्रोविंस से उसे अबॉलिश किया गया था। लेकिन हमसे यहाँ पूछा जा रहा है पहली बार जो है उसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑप्शन बी मोर सुटेबल और करेक्ट आंसर होगा। Moving to the next question, that is question number 38. The distribution of power between center and states as the Constitution of India is based on which of the following plans? जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन से एक्ट के थ्रू या कौन से प्लान के थ्रू ये लाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन ए है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, ऑप्शन बी है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ये भी एक फीचर मैंने आपको बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसे उसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। मैंने पिछले ही क्वेश्चंस में डिस्कस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फीचर्स को, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और इसको हो सके तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वन अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा कि अभी मैं बोल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि इनमें से कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सैलिएंट फीचर नहीं है, वाज नॉट, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस गिवन है
ए द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑप्शन बी है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी है इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑप्शन डी है इट अबॉलिश्ड डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड इट एट सेंटर। तो ऑप्शन डी जैसा कि हम देख रहे हैं कि डायरकी को प्रोविंशियल लेवल पे अबॉलिश किया गया और सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये तो सबसे प्राइम फीचर था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, तो ये फीचर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बिगनिंग हुई थी इससे, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बी पे आते हैं, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एलोकेट नहीं होते हैं, वो किसको एलोकेट होते हैं, गवर्नर जनरल को एलोकेट होते हैं। जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स थे वो किनको एलोकेट किए जाते हैं, गवर्नर जनरल को एलोकेट किए जाते हैं। और पहला ऑप्शन दिया गया है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल सही बात है, ऑल इंडिया फेडरेशन का भी फीचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट डी सही है और स्टेटमेंट सी सही है। कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है, जो फीचर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, वो है बी। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वेर अलॉटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये गलत है फीचर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फीचर नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 40, Which among the following introduced the provincial autonomy of British India? British India में provincial autonomy कौन से एक्ट के थ्रू आई थी? अभी हमने 2-3 बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं चाहूँगा आप इसको ध्यान दें, पिछले साइड पे भी हमने इसको डिस्कस किया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। अ फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर was introduced in India by which act? वही पूछा गया है, फेडरल सिस्टम और डायरकी सेंटर में कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया? एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1935 या नन ऑफ द अबव? बहुत सिंपल है, डायरकी और सेंट्रल लेवल पे जो इंट्रोड्यूस किया गया था डायरकी को, और फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की जो बात की गई थी वो कौन से एक्ट के थ्रू की गई थी? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 42। द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन, ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन कौन से एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया था? वही ऑप्शंस गिवन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑगस्ट ऑफर 1940, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1946। सो किसके थ्रू ऑल इंडिया फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था? तो हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? फिर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन था, फिर यूपी एलडीए यूडीए वाले पेपर में भी प्रीलिम्स में 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। वही फेडरल पॉलिटी, फेडरल ऑल इंडिया फेडरेशन का जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इन द फेडरेशन established by the government of India Act 1935 रेसिडुअरी पावर्स वेर गिवन टू, जैसा कि अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू रेसिडुअरी पावर्स किसको दिए गए हैं? ऑप्शंस गिवन है, फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल गवर्नर। तो जैसा कि हम जानते हैं गवर्नर जनरल के पास जो है रेसिडुअरी पावर्स हैं। ये इसका प्रोविजन जो है रेसिडुअरी पावर्स का वो किसके पास रहता है? गवर्नर जनरल के पास रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द फेडरल सिस्टम प्रोपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज, जो फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लाया गया है वो क्या है? ऑल इंडिया फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड इंडिया है या इंडियन
कॉन्फेडरेशन है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसे हम फेडरेशन ऑफ इंडिया के फॉर्म में जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 46 है, which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? Options given है, a written constitution for the country, option B है elected representatives responsible to the legislature, option C है envisaging a scheme of federation, option D है nomination of official members to the legislature. So Government of India Act 1935 से कौन से प्रोविजन जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किया है परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में, नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, नॉट एन इम्पॉर्टेंट। ऑप्शंस यहाँ गिवन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, बी है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल टू द कंट्री। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल टू द कंट्री, ये फीचर हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एनविसाजिंग अ स्कीम ऑफ फेडरेशन, ये फेडरेशन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट भी हमने लिया है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स टू द लेजिस्लेचर, ये भी कॉन्सेप्ट हमने लिया है। सो हम देख रहे हैं ऑप्शन ए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये प्रोविजन नहीं है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में डाला है परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में। सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, why is Government of India Act 1935 important? Government of India Act 1935 क्यों important है? Options given है, A, it is the main source of the Constitution of India, B, it gave India independence to India, option C, it envisages partition of India, option D, it abolished the native states. So correct answer जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, that is it is the main source of Constitution of India. Government of India Act 1935 को हम ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारे प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। Which one of the following acts led to the separation of Burma from India? कौन से एक्ट के थ्रू बर्मा सेपरेट किया गया था इंडिया से? जैसा कि मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स बताए थे, उसमें एक ये भी फीचर था कि बर्मा का सेपरेशन इंडिया से किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। सो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और बर्मा किस ईयर में सेपरेट हुआ है इंडिया से? वो ईयर था 1937 अप्रैल मंथ में बर्मा जो है इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग हो गया था। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर notification. Thank you and have a nice day.